Hello बच्चों, welcome you all in Juझार Academy. So we are doing the revision of class 10 social science history की हम रिवीजन कर रहे हैं. उसमें मेरी ये सेकंड वीडियो है आपके पास रिवीजन के लिए. So now we are going to do the revision of nationalism in India. nationalism in India की हम रिवीजन करने जा रहे हैं. ऑलरेडी हम nationalism in यूरोप की रिवीजन कर चुके हैं. इफ यू विल सी, अगर हम ब्लूप्रिंट की भी बात कर लें तो ब्लूप्रिंट को एक बार देख लेते हैं. तो ब्लूप्रिंट में हमारे पास राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक नंबर का एक एमसीक्यू आना है. एंड चार जो है 5 मार्क्स का एक लेंथी क्वेश्चन आना है. ऑलरेडी इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में. यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक दैट वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनसीईआरटी नोट्स. नेशनलिज्म इंडिया हम कर रहे हैं, उसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा हमारे पास. 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है. प्लस हमारे पास 2 नंबर का मैप है. वो तो ऑब्वियस है, हमें पता ही है कि क्या मैप में आना है. सो दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम 3 नंबर के जो क्वेश्चन आना है उसके लिए हम पढ़ लेते हैं. साथ साथ में हम अपना नेशनलिज्म का जो पीडीएफ है उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. सो चैप्टर नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया. सो नेशनलिज्म इन इंडिया में जिस तरह से हमने बात की थी पहले, हम बात कर चुके हैं नेशनलिज्म में यूरोप की, उसी तरह से नेशनलिज्म इंडिया की बात करेंगे. इंडिया में पैट्रियोटिज्म किस तरह से आया और इंडिया में कैसे जो है हमारे पास हम फ्री हुए हैं ब्रिटिशर्स की बॉन्डेज से. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द इंडिया, और हाउ द हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ द नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है आपका कि हाउ इट बिकेम द कॉज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. So let's start. How the First World War created nationalism in India. This question can also come. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो एनसीईआरटी में जैसे मैंने आपको पहले भी आपने वीडियोस में देखा है, मैंने नोट्स इसके इजीली बनाए हुए हैं. सो ये हियर यू कैन रेफर टू दीज नोट्स टू लर्न, रिवाइज करने के लिए. सो इम्पैक्ट ऑफ वॉर में हमारे पास क्या वॉर थी. वर्ल्ड वॉर 1 हमें पता है 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में जो है ये फिनिश हुई थी. इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था, बट इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. इंडिया जो है वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. इस वजह से जो है हमारी पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली यहाँ पर थी. अब किस तरह से इसने हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला. पहला तो न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है सिचुएशन इमर्ज टू द वॉर. ठीक है, वॉर की वजह से क्या हुआ, इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत जो हमारे पास खराब होगी. एंड इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो है इंडिया में आए. इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर. देखिए इंडिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट था वो भी यहीं से हो रही थी और उनका जो खर्चा है वो भी यहीं से हो रहा था. तो इसके लिए क्या किया गया, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए. अब टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए ताकि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को, इस एक्सपेंडिचर को कंप्लीट किया जा सके. और कैसे, जैसे इनकम टैक्स जैसे एक्सपेंडिचर है ये हमारे ऊपर उस टाइम के ऊपर लगाए गए. प्राइस जो है चीजों की कीमतें बढ़ा दी गई, क्योंकि इन्होंने अपने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कवर करना था. तो इंडिया में चीजों की कीमतें बढ़ा दी गई, सभी चीजों की, जिससे जो है जो आम लोग थे उनकी हार्डशिप यानी उनकी जो प्रॉब्लम है काफी बढ़ गई थी 1913 से 1918 के बीच में. फोर्स रिक्रूटमेंट हुई थी आर्मी में. ठीक है, इसको इनको आप हेडिंग बना सकते हैं, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट जो आर्मी में की गई सो दैट ब्रिटिशर्स की आर्मी की जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके. क्रॉप फेलियर हुआ इंडिया में. देखिए इंडिया में क्रॉप फेलियर, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता था, इन्फ्लुएंस ध्यान नहीं दिया जाता था. सो दैट्स वाई क्रॉप फेलियर था 1918 से 2019 के बीच में, 20 and 21 के बीच. शॉर्टेज ऑफ फूड हमारे पास जो है, इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि हमारे पास अनाज भी नहीं था, क्रॉप फेलियर भी था, उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड आई. अब उसकी वजह से क्या हुआ, अपेंडिक इन्फ्लुएंजा जो है वो भी इन्हीं ईयर्स में फैला. और अगर हम बात करें फेमाइसी यानी कि सूखा पड़ने की, तो इंडिया में 12 से 13 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हुई. जब 1921 का सेंसस कराया गया तो 12 से 13 मिलियन लोगों की जो डेथ थी, वो उसका मेन कॉज क्या निकला, उसका मेन कॉज था फूड शॉर्टेज, और जो फेमाइन की वजह से हुआ, और फेमाइन जो कि क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ.
सो दिस वाज द मेन कॉज। ये आपके पास मेन कॉजेज आ जाएंगे जो आपको लर्न करने हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ गांधी जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी का अराइवल पहले हम पढ़ लेते हैं, साउथ अफ्रीका से आए कब थे। एक्चुअली गांधी जी जो है अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद अगेन ही वाज डूइंग जॉब देयर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को देखा तो देन ही ऑब्जर्व, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो है सोल्यूशन शुड बी देयर, इंडिया में भी सोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया में भी सत्याग्रह जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ब्रिटिशर्स का वैसे ही रोल है। तो गांधी जी ने जैसे डरबन में साउथ अफ्रीका में जो है सत्याग्रह किया था, उसी तरह से उन्होंने इंडिया में भी सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया। सो गांधी जी रिटर्न कब आए, जो है ये आए हमारे पास 1915 में रिटर्न आए साउथ अफ्रीका से। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि इंडिया में हालात भी वैसे ही हैं जैसे अफ्रीका में थे, तो देन ही स्टार्टेड द सत्याग्रह। उन्होंने एक बैटल अगेंस्ट जो है वो रेशियस टूरिज्म, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो रीजन था, एम्पायर था, उनके खिलाफ स्टार्ट की, इसे हम सत्याग्रह कहते हैं। नाउ हियर द क्वेश्चन कैन कम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड जो है पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर आप निकाल के देख ले। सत्याग्रह है क्या, गांधी जी का नोशन क्या था, गांधी जी ने किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल पार्टिसिपेशन किया, तो सत्याग्रह जो है ये आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। सो बेस्ड ऑन सत्याग्रह मीन्स, सत्य मीन्स सच, सच के रास्ते पे चलना। सो बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, आई नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। ट्रूथ के ऊपर बेस्ड और ट्रूथ की ही जो है जो की खोज में हमने जो है स्ट्रगल करना। ही सजेस्टेड, गांधी जी ने क्या सजेस्ट किया, इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आपका कारण सही है, इफ स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर स्ट्रगल आप इनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, गलत के खिलाफ कर रहे हो, देन फिजिकल फोर्स आपके लिए जरूरी नहीं है अपने अप्रेसर से लड़ने के लिए। ओवरऑल क्या, अगर आपके खिलाफ कोई इनजस्टिस आपके साथ करता है, ठीक है, आपको पता है कि वो गलत है, तो उस टाइम के ऊपर आपको उसके लिए फिजिकल फोर्स करने की जरूरत को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो सत्याग्रह कैन अवेकन द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। तो सत्याग्रह क्या कर सकता है, सत्याग्रह किसी भी ऑपरेसर का, जो आपका विरोधी है, उसकी अंतरात्मा को जगा सकता है। इट वॉज ए धर्म ऑफ नॉन वायलेंस विच कुड यूनाइट द इंडियंस। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे मेन बात की थी नॉन वायलेंस की, गांधी जी ने, ये इनका मेन वेपन था, आपको हिंसा यूज नहीं करनी है, और इसी से इन्होंने जो है इंडिया को यूनाइट करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो तीन सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तीन सत्याग्रह हमने मैप में करने हैं। सो यू हैव टू, दिस शुड बी इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स। अब ये मैप में यही तीनों सत्याग्रह आपके पास आएंगे। मैप में देखिए 5 नंबर का मैप है, 3 नंबर का आपका जियो से आना है, 2 नंबर का मैप पक्का है, 100% श्योर है यहीं से आना है। तो आपको ये तैयारी करके ही जानी है किस तरह से करना है इसको। मेन सत्याग्रह गांधी जी के तीन थे, चंपारण का, खेड़ा का और अहमदाबाद का। अब चंपारण सत्याग्रह 19 जो है आपके पास, इसकी जो डेट है वो 17 एंड 16 भी कही जाती है, क्योंकि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन तो बनना नहीं है, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इसको 17 कर सकते हैं। सो 1917 में दूसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात का हुआ था। 1918 में अहमदनगर का जो है आपके पास है अहमदाबाद का, सॉरी, हुआ था सत्याग्रह। चंपारण का सत्याग्रह मेन कारण क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो प्लांटेशन सिस्टम था, इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिशर्स जबरदस्ती करवा रहे थे, आपने एक में पढ़ा होगा, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था बिहार में। ठीक है, खेड़ा जो गुजरात का सत्याग्रह था वो पीजेंट्स जो है उनकी फेवर में किया था, जो कि क्रॉप फेलियर प्लेग एपिडेमिक की वजह से अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तीसरा अहमदाबाद का जो था वो कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में था। देखिए बच्चे, आपके पास जब मैप आएगा तो मैप में आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, आपको ये लाइंस भी दी जा सकती है कि लेबल द प्लेस वेयर गांधी जी जो है, या मार्क द प्लेस वेयर द गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, ईयर भी दिया जा सकता है आपके पास, सीधी जगह भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। एंड यहाँ पे भी आपके पास खेड़ा गुजरात का भी आ सकता है, नेम द प्लेस वेयर द गांधी जी हैव डन द सत्याग्रह फॉर द क्रॉप फेलियर इन द फेवर ऑफ द पीजेंट अगेंस्ट फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। ठीक है, तीसरा हमारे पास अहमदाबाद कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ पे किया, इसको ये भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है। तो मैप की डिस्कशन भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में ही मैप की डिस्कशन भी करवा देती हूँ। सो अगर हिस्ट्री के हम मैप की बात करें, हमारे पास 2 मैप आएंगे। सो इन द लास्ट ऑफ द, इस वीडियो के लास्ट में हम मैप की प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, सो दैट हमारी कंटिन्यूटी जो है वो
सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन रहा है, रॉलक एक्ट क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है रॉलक एक्ट है क्या, एंड रॉलक एक्ट के लिए जो है गांधी जी ने किस तरह से सत्याग्रह किया, या कैसे ये कॉज बना, जलियांवाला बाग मैसेकर, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, या आपके पास जो है कौन सा हमारे पास रिवॉल्ट था जिसकी वजह से आगे का फर्दर इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चला। तो रॉलक एक्ट था 1919 में, था क्या, ये इंग्लिश लॉज के बेसिस के ऊपर था। देखिए जब गांधी जी और बाकी जो लोग गांधी जी के फेवर में थे, इन्होंने रिवॉल्ट करना अब स्टार्ट किए, ये सत्याग्रह होने स्टार्ट हो गए, तो एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स जो है वो थॉट में चले गए कि इन अब इंडियंस को सप्रेस तो करना पड़ेगा, किस तरह से करें। सो दैट्स व्हाई दे इम्पोज वन लॉ, दैट इज रॉलक एक्ट। रॉलक एक्ट बनाया गया जिसमें उन्होंने अलाउ किया डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द क्लियर ऑफ 2 years, मतलब किसी भी इंडियन को पकड़ेंगे, पकड़े जेल में डाल देंगे कि कोई भी आपका जो है वो ट्रायल नहीं होगा, आपको किसी वकील के वकील नहीं दिया जाएगा, कोई आपको ना ही आपके आपकी जो है आपको कोई सुनवाई होगी। सो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह लॉन्च किया। कब किया उन्होंने? 6 अप्रैल 1919। ये डेट आपको याद रखनी है। नहीं हो आपको डेट्स नहीं आ रही हैं, बट आप अगर डेट्स को क्वेश्चन पेपर में आंसर में लिखते हो, आपका आंसर और स्ट्रांग हो जाता है और चेकर आपके मार्क्स अच्छे दे सकता है। सो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, शॉप्स जो है बंद की गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने क्या किया, इसको सप्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए अपना काम स्टार्ट किया। तो लोकल लीडर्स को जो है उठाया गया, एंड अमृतसर से महात्मा गांधी को जो है दिल्ली आने से मना कर दिया गया। पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुए। 10 अप्रैल को पुलिस जो है उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर जो है अटैक किया, फायरिंग की। मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया गया। जनरल डायर ने मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया। कहाँ पर? अमृतसर में। तो हम ये बात अमृतसर की कर रहे हैं। अमृतसर में लोकल लीडर्स उस टाइम पे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर थे। सो डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, ठीक है, इन दोनों को जो है क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी का दिल्ली में आना बैन कर दिया गया ताकि सिचुएशन और खराब ना हो सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को। पता है कि लोग जो है विसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए पंजाब में अमृतसर में इकट्ठे हुए थे। साथ में जलियांवाला बाग में कुछ इनकी डिस्कशंस, मीटिंग जो है वो चल पड़ी, और जनरल डायर जो था उसने इस चीज का फायदा उठाया क्योंकि उसने कर्फ्यू लगाया हुआ था और ये सब लोगों को पता नहीं था। सो ही अटैक ऑन द इनोसेंट पीपल टू प्रोड्यूस सम मॉरल इफेक्ट। देखिए जब ये उसने, जनरल डायर ने अटैक किया 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग जो साका है इंसिडेंट है उसके नाम से फेमस है। इसके बाद उसने ये कहा कि मैं एक मॉरल इफेक्ट जो है वो देना चाहता था। टेरर जो है लॉ कॉमन लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में टेरर में आतंक लाना चाहता था ताकि दोबारा वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े ना हो। अब ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, सैकड़ों लोगों की जो है डेथ हुई, इसकी क्रिटिसिज्म जो है हर एक पर्सन ने की। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ब्रिकलियर, गवर्नमेंट ने जो है इसको बहुत बुरी तरीके से जो है वो पेश किया। पीपल वर फोर्स टू क्रॉल ऑन द रोड्स टू डू द सलाम टू ऑल द साहिब्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक में देखें तो हमारे पास यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से इंडियंस जो है, इंडियन को फोर्स किया गया पैरों, ब्रिटिशर्स के पैरों के ऊपर जो है झुकने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की पिक है, जनरल डायर क्रॉलिंग ऑर्डर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर अमृतसर इन पंजाब 19, ठीक है। पैरों के बल जो है उन्हें मुंह के बल जो है चलाया गया। सम पीपल वर फ्लॉस्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब, ठीक है। कई लोगों को जो है गांव से निकाल दिया गया, गांव छोड़ के भी चले गए, विलेजेस में बमबारी भी हुई। सीइंग ऑल दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन देखे गांधी जी ने क्या किया इस मूवमेंट को, यानी कि जो रॉलेट के खिलाफ, रॉलेट सत्याग्रह जो मूवमेंट थी वो गांधी जी ने क्या कर दी, वो गांधी जी ने बैन कर दी, ठीक है। बैन करने का मेन कॉज क्या था? क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट अपनी मूवमेंट चला रहे थे और ये वायलेंट हो गई थी, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया। आफ्टर दैट अब गांधी जी सोचने लगे कि अब उन्हें हिंदू और मुस्लिम्स को जो है वो क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ही वांट टू ज्वाइन द हिंदू एंड मुस्लिम, सो दैट्स व्हाई उस टाइम के ऊपर खिलाफत मूवमेंट जो है वो चली हुई थी। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ गांधी जी ने जो है टाई अप किया। अब खिलाफत मूवमेंट, ये भी आपके पास हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर सेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कॉजेज विच लेड टू खिलाफत, खिलाफत को कौन से कॉजेज जो हैं जिन्होंने लेड किया था? पहला, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो है वो हार गई थी, यानी कि टर्की जो है वो हार गई थी ब्रिटिशर से। अब ऑटोमन एम्पायर जो है जब हारे तो ये रूमर स्प्रेड हुई दैट अ हार्श ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो है हार्श ट्रीटी अब इम्प्लीमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो
और देखिए स्पिरिचुअल हेड जो थे ना मुस्लिम्स के, खलीफा जिन्हें कहते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर में थे। तो अब जो मुस्लिम से उनको लगा कि अगर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर कुछ आएगा, कुछ बुरा होगा, तो उनके जो स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, जो कि ऑटोमन टर्की में है, उनके साथ भी हो सकता है। तो मुस्लिम जो है इंडिया के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक मूवमेंट चलाई खलीफा को बचाने के लिए, जिसे कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनाई? मार्च 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाइयों ने बनाई। यहाँ पे सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हो गए जिन्होंने की ऑटोमन एम्पायर के जो है फेवर में, यानी खलीफा की फेवर में जो है यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब महात्मा गांधी जो है, उन्होंने खिलाफत को एक मोड ऑफ देखा, एक मोड उनके पास ऐसा जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकते थे। सो इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस के आगे सजेशन लगा कि हमें खिलाफत कमेटी के साथ अपना टाइप कर लेना चाहिए। तो कांग्रेस ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस का सितंबर 1920 में हुआ। ये सेशन बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में बार बार आता है, इसको ध्यान रखना आप। कलकत्ता सेशन कांग्रेस का सितंबर 1920 का, इसमें कांग्रेस को कन्विंस किया गया, लीडर्स को, कि टू स्टार्ट एनसीएम इन सपोर्ट फॉर स्वराज एंड खिलाफत। ठीक है, अब सितंबर 1920 में जो है रखा जरूर गया इनको। सो अब खिलाफत मूवमेंट, पहले तो कांग्रेस जो है इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहती थी, और गांधी जी के व्यूज उनके इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। सो वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन जो है वो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा गया नॉन कॉपरेशन की, गांधी जी ने बात क्यों की, एनसीएम की बात क्यों की? ब्रिटिश रूल जो है, गांधी जी का क्या कहना था, ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्यों स्टार्ट हुई? अब गांधी जी का जो है ये मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है वो कॉपरेशन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, इंडियंस की कॉपरेशन है ब्रिटिशर्स के साथ, तो इस वजह से, क्योंकि इंडियंस है हमेशा क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, इस वजह से क्या है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे टिके हुए हैं, तो इनको यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर इनके साथ कॉपरेशन हम कर दें बंद। तो इसके लिए उन्होंने हिंद स्वराज अपनी बुक में 1909 में अपना जो है इन्होंने लिखा कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, तो इनके साथ कॉपरेशन बंद करो। इफ यू वांट टू इफ इंडियंस refuse to cooperate with the British rule would collapse within a year, स्वराज जो है वो आ जाएगा, यानी अपना राज आ जाएगा। सो एनसीएम जो है एक मूवमेंट कैसे बन सकती है? सो इट शुड बिगन विद द सरेंडर ऑफ द कैटल्स। ठीक है, ये कैसे हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हो? पहले लोग अपने टाइटल्स जो भी इनको मिले हैं, डेजिग्नेशन सब जो है दे दे, बाइकआउट करे सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। अगर गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन यूज करती है, तो फिर सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट जो है उसको वो लॉन्च करें। ये सारी बातें गांधी जी ने कहाँ लिखी? उन्होंने हिंद स्वराज की बुक, अपनी बुक 1909 में लिख रखी थी। अब कांग्रेस जो है पहले इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस मेंबर कहते थे कि ये जो है वॉयलेंस लाएगा, ये मूवमेंट वॉयलेंस लाएगी। और सितंबर से दिसंबर के बीच में जो है नवंबर 1920 के जो है इलेक्शन है वो उसको देना चाहते थे, इस वजह से वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते थे। अब कांग्रेस ने क्या हुआ, अब जब गांधी जी ने काफी ज्यादा फोर्स किया, तो ब्रिटिश कांग्रेस ने भी देखा कि उनके कुछ हो नहीं रहा है, तो इस वजह से उन्होंने नागपुर सेशन में, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नागपुर सेशन क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा। सितंबर का सेशन जो है आपके पास 1920 का कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसको आपने याद करना है, मैप में दिखाएंगे नागपुर सेशन कहाँ पे हुआ। दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ? नागपुर सेशन। ठीक है, नागपुर सेशन में कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था एनसीएम को, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। लॉन्च कब हुई? एनसीएम लॉन्च कब हुई? जनवरी 1921 में जो है एनसीएम आपकी लॉन्च हुई। सो डिफरेंट जो है, अब क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा? पहला तो एनसीएम जो है वो लॉन्च कब हुई, ये क्वेश्चन सीधा तो आएगा नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है यहाँ से। तो एनसीएम के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, तो आपको उसकी स्टार्टिंग लिखनी है। ठीक है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो डिफरेंट, अब इस मूवमेंट को अलग अलग लोगों ने किस तरह से लिया। ठीक है, अगर हम टाउन्स की बात की जाए, तो लोगों ने, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस, टीचर्स ने जो है अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में जॉब छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शन जो है बाइकआउट किए गए। सिर्फ मद्रास में नहीं किए, क्योंकि मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उन्होंने नहीं किए, बाकी सबने कर दिए। उसके बाद लिक्विड शॉप्स जो हैं
ठीक है, उसको पिकेटेड किया गया। एनसीएम में फॉरेन क्लोथ्स जो है बर्न किए गए, बॉनफायर्स, लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट क्लोथ्स को जो है बर्न करना स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स के जो क्लोथ्स थे, इंडियन टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम्स जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब मूवमेंट जो है धीरे धीरे ये स्लो डाउन भी हुई शहरों में। कारण क्या था? खादी जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था काफी महंगी थी, आम लोग उसे यूज नहीं कर सकते थे। डिफिकल्ट था मिल्क क्लोथ के साथ compete करना, मिल्क क्लोथ क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा था। स्टूडेंट टीचर्स जो है उन्होंने रीज्वाइन किया स्कूल एंड कॉलेजेस को, क्योंकि इंडिया में अपने इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो ये आपके पास टाउन्स का आ जाएगा जो अभी हम पीछे पड़ा। उसके मेन मेन पॉइंट्स को आप याद कर लें, अपने आप ही पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप आगे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, रेबलियन कंट्री साइड में लोगों ने किस तरह से रेबलियन किया, तो हमारे पास अवध की बात आती है पहले। अवध में पीजेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने वाले थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र थे कौन? एक सन्यासी थे, फिजी से आए थे, इंडेंचर लेबर थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में गए हुए थे, फिर वापस आए हैं इंडिया में। उन्होंने मूवमेंट जो है तालकुदार यानी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो है बेगार सिस्टम यानी कि काम करवाया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। नाइक धोबी बंद जो है ऑर्गेनाइज किया गया अवध में। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस एरिया में विजिट किया जून 1920 में, और यहाँ पे अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 में बनाई गई, जिसमें 300 से ज्यादा उसकी ब्रांचेस थी। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब 1921 में स्टार्ट हुआ तो तालुकदार जो है उनके ऊपर भी अटैक किया गया। बाजार जो है उनको लूटा गया, ग्रेन होर्ड्स मतलब अनाज जो है वो लूटे गए और वहां से लोगों में लेकर बांटे गए। टैक्सेस जो है, अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैली तो लोगों ने ये कहा कि अब टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे किसी को भी। महात्मा जी का नाम जो है वो हर जगह के ऊपर गूंजने लगा। तो इस तरह से अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने अपना जोर पकड़ा। अलूरी सीताराम राजू इन्होंने गडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश से अपना प्रोटेस्ट है जो करना स्टार्ट किया था। गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो 1920 के बीच। गुरिल्ला मूवमेंट क्या कि दुश्मन पे अटैक करना, छुप कर करना। तो ये क्योंकि जंगल में रहते थे, गडम हिल्स की बात है आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ पर ये अलूरी सीताराम राजू जो है उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है इन्होंने वर्क किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जंगल के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया था। दूसरा, इनको जंगल में जाना, उसके लिए पास चाहिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने इसमें अपोज करना शुरू किया। तो अलूरी सीताराम राजू जो है वो क्या थे? वो एक लोग उन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का भेजा हुआ दूत समझते थे। स्पेशल पावर्स ही कहते हैं उनके पास। वो लोगों की बीमारियां दूर कर सकते थे, प्रिडिक्शंस कर सकते थे, और अगर किसी के गोली वगैरह लगी हो तो वो उसको सही भी कर सकते थे। इसके बाद क्या हुआ? ये अलूरी सीताराम राजू गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, पर गांधी जी नॉन वायलेंस के फेवर में थे और ये वायलेंस के फेवर में थे। तो इस वजह से गडम हिल्स में क्या हुआ? गडम हिल्स में जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया, एंड ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया गया, कई काफी मारे भी गए। इसके बाद अलूरी सीताराम राजू को जो है उसको कैप्चर कर लिया गया 1924 में, एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको भी मार दिया गया। बट आज भी ये लोगों में फोक हीरो के रूप में फेमस हैं। सो आगे हम अगर प्लांटेशन की बात करें, प्लांटेशन में किस तरह से फैला, तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम के, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि फ्रीली घूमना आपने असम प्लांटेशन में, क्योंकि जबरदस्ती लोगों को ले जाया गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से, कि कोई वर्कर, अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का क्या था कि कोई वर्कर अगर एक बार आ गया है, इसको दोबारा जो है वो ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना वापस नहीं घर जा सकता। बट गांधी जी ने जब स्वराज स्टार्ट किया तो उनको लगा इसका मतलब क्या है कि हम अपने गांव में दोबारा वापस जा सकते हैं। तो एनसीएम लॉन्च की गई, तो उन्होंने भी प्लांटेशन से में जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, जिसको ब्रुकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन सारे वर्कर्स को जो है बड़ी बुरे तरीके से पीटा। अब ये इन लोगों का विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है और सबको जो है अपने विलेज में वापस जा सकते हैं। बट ये हुआ कि इनको इनके जो है साथ काफी अत्याचार किए गए। सो दैट्स वाई आफ्टर क्या हुआ, गांधी जी ने जब इसको देखना शुरू किया विड्रॉ एनसीएम का, गांधी जी ने देखा कि मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो रही है। वायलेंट कैसे हुई? 4 फेब 1922 में इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में। तो चौरी चौरा भी आपके मैप में आता है, चौरी चौरा का भी आप मैप में करेंगे।
अ, चौरी चौरा भी आप मैप में हम करेंगे तो चौरी चौरा भी इम्पोर्टेंट है मैप के लिए। सो चौरी चौरा में क्या हुआ, 4 Feb 1922 को एक पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस स्टेशन में कुछ जो इंडियन थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या किया, आग लगा दी, जिससे जो है 7 लोगों की डेथ हुई। तो उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। देखिए, गांधी जी नहीं चाहते थे कि मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो, इस वजह से, क्योंकि नॉन वायलेंट ही वो अपना काम करना चाहते थे। राइट, तो ये हमारे पास यहाँ पे पीछे क्वेश्चन कौन से बने हैं, एनसीएम है क्या, कैसे लॉन्च हुआ, हाउ इट वाज लॉन्च्ड, कहाँ कहाँ पे लॉन्च हुआ, वेयर इट वाज लॉन्च, एंड जो है इसका विड्रॉल कैसे हुआ। अगर क्वेश्चन विड्रॉल का भी आपके पास सीधा आ जाता है तो विड्रॉल में इतना मटेरियल आपके पास होगा नहीं लिखने के लिए, तो उसमें आप पहले एनसीएम लिखेंगे, उसके बाद कैसे कैसे फैला उसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, एंड विड्रॉल को फिर लास्ट में आप उसमें कर देंगे। आराम से आपके 3 नंबर के लिए 2 पेज जो है वो फिल हो जाएंगे। एंड ट्राई टू मेक द फ्लो चार्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आंसर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो सिविल डिसऑर्डरेंस की तरफ अगर हम आगे देखें तो इंडिया के कुछ कांग्रेस के लीडर चाहते थे काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो बना था उसके अकॉर्डिंगली वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, मतलब वो मॉडरेट थे। एंड कुछ जो है रेडिकल्स थे जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ जो है काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे कुछ लोग, क्या हुआ कि इन्होंने जो है स्वराज पार्टी बना दी 1923 में, सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने, और कि ये कौंसिल इलेक्शंस में दोबारा जाएंगे। तो मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स कांग्रेस के बीच में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे, तो मॉडरेट्स जो है उन्होंने स्वराज पार्टी बना दी कि हम इलेक्शन में जाएंगे, अब हमने एनसीएम में नहीं जाना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करनी है। जबकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वो चाहते थे रेडिकल मास एजिटेशन, मतलब क्या फुल इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स का अपोज करो। अब इंडिया की पॉलिटिक्स जो है 1920 के बाद किस तरह से चेंज हुई, 2 इफेक्ट हुए। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन उस टाइम के ऊपर 1929 में फैलना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है गिरने शुरू हुए 1926 के बाद, फसलें जो है वो कोलैप्स होनी शुरू हुई, मार्केट कोलैप्स होनी शुरू हुई, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जब गिरने लगी तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा, जिससे जो है पीजेंट्स को टैक्स देना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने स्टैचुरी जो है एक कमीशन बनाया जॉन साइमन के अंडर, कि इंडिया में आएंगे और इंडिया में आकर क्या करेंगे, इंडिया में आकर वो जो है इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो साइमन कमीशन को 1927 में जो इंडिया में भेजा गया, ठीक है, 1928 में वो इंडिया पहुंचे। अब इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। अब ये बनाया क्यों गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए साइमन कमीशन को बनाया था, टॉरी गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा था। बट लोगों ने जो है इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्यों, क्योंकि लोग चाहते थे कि इसमें इंडियंस हो, इंडियंस कोई था नहीं, तो इन्होंने नारे लगाने शुरू किए, गो बैक साइमन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो है पार्टिसिपेशन किया, और इसमें डेथ हुई थी लाला लाजपत राय की, मतलब इसमें जो लाठी चार्ज हुआ ब्रिटिशर्स ने, जो लोग गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ लाठी चार्ज किया था, और लाठी चार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। तो ये नॉन कॉपरेशन की आप पिक्चर देख सकते हो आपकी बुक में, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इस चीज को देख लीजिएगा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने पीजन मूवमेंट बरदौली में चलाई थी, तो ये भी आप करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि बरदौली की जो मूवमेंट है तालुका गुजरात का था, तो यहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट जो है स्टार्ट थी। इसे बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है 1928, क्योंकि 1928 ही अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसको भी आप साथ में ध्यान में देंगे। और नेक्स्ट आपके पास ये चौरी चौरा का इंसिडेंट है, तो जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हुई हुई है चौरी चौरा गोरखपुर में, बिहार में, ठीक है, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी हुई थी खत्म। और यहाँ पे आपके पास दांडी मार्च, ठीक है। सो नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ वॉइसराय लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 को क्या हुआ कि वॉइसराय जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने कहा कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, पर इंडिया जो है रहेगा ब्रिटिशर्स के अंडर ही, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन हम सिर्फ बना देंगे। अब रेडिकल्स जो है वो कांग्रेस के बीच में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वो चाहते थे वो और ज्यादा असर्टिव हो गए। लिबरल्स और मॉडरेट जो है इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है इसको वो इसकी वो डिमांड करने लगे। अब देखिए इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, पूर्ण स्वराज 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की
पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड की गई। ठीक है। अब 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ कि सेलिब्रेशन कहा गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कब हुआ ये? 1929 में, जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। कौन से सेशन में? लाहौर कांग्रेस सेशन में। ये भी आपके पास मैप में आएगा, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी, लाहौर कांग्रेस सेशन में। सो ये सेलिब्रेशन जो है 26 जनवरी 1930 को होगा। ये सेलिब्रेशन इतने ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं हुए। गांधी जी जो है इस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ और भी होना चाहिए। अब इसी वजह से क्या हुआ था कि 26 जनवरी का दिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, और इसीलिए अब हम जो है इसको रिपब्लिक डे के रूप में, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ था? इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 15 अगस्त को। तो हिस्ट्री को जो है याद करते हुए, क्योंकि पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार जो है वो की गई थी, सोचा गया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, इस वजह से इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में अब मनाते हैं। अब गांधी जी का सॉल्ट मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट सीडीएम के बारे में या सॉल्ट मार्च के बारे में लिखें। गांधी जी ने कौन से स्टेप लिए, कौन सी डिमांड थी गांधी जी ने की, वो सारा आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। इसको आपने कोशिश करनी है, आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब लिखें तो उस क्वेश्चन में आप उसकी इंट्रोडक्शन एंड उससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है लिखने के बाद आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा है उसको आप एक्सप्लेन कर दें। सो सॉल्ट को एक सिंबल के रूप में देखा गया, लोगों को यूनाइट करने जो कर सकता था। 31 जनवरी को 1930 को गांधी जी ने कलेक्टिव वॉइस एडवन को भेजा, जिसमें 11 डिमांड्स थी। अब इन 11 डिमांड्स में था क्या? जनरल इंटरेस्ट की डिमांड थी, जैसे कि जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड इसमें लिखी गई, बट मेन जो डिमांड थी वो सॉल्ट की डिमांड थी, क्योंकि सॉल्ट नमक इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का, और वो ही इंडिया में जो है हमें खुद ना बनाने का और उसको यूज तो हम कर सकते थे, बट उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता था। तो इसके लिए जो है डिमांड्स रखी गई। अब उन्होंने कहा कि अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो 11 मार्च तक तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ब्रिटिशर्स को लगा कि गांधी जी का जो है वो हर बार का ही कहना है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी की जो डिमांड थी उसको इग्नोर कर दिया। सो सॉल्ट मार्च गांधी जी की डिमांड जब पूरी नहीं हुई तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उन्होंने 78 फॉलोअर्स को लेके 240 माइल्स की जो है अपनी सॉल्ट मार्च दांडी मार्च स्टार्ट किया। अब डांडी मार्च जब इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर ये 6 अप्रैल को जो है कहाँ पहुंचे, डांडी पहुंचे। अब शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था। साबरमती आश्रम ये भी आपके पास जो है आ सकता है मैप में। एंड खत्म कहाँ हुआ था? डांडी में। डांडी कोस्ट है गुजरात की। तो डांडी कोस्ट में जाके इन्होंने वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा कि इंडियन नमक बना सकते हैं, कानून को तोड़ सकते हैं। अब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। तो लोगों ने जो है कॉलोनियल लॉ, जितने ब्रिटिशर्स के लॉ थे सबको तोड़ना शुरू किया। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना शुरू किया। लिक्वर शॉप्स को जो है वो बंद करना, अल्कोहल की शॉप्स को बंद करना शुरू किया। लोगों ने सॉल्ट लॉ मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। सॉल्ट डेमोस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने हुई। पीजन जो है उन्होंने रेवेन्यू रेवेन्यू जो है वो देना बंद कर दिया। चौकीदारी टैक्सेस थे वो देने बंद कर दिए। विलेज ऑफिशियल्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट के लोगों ने लॉ जो बने थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया इसके लिए? ब्रिटिशर्स ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। वायलेंट क्लैशेस हुए, लोगों ने जो है काफी ज्यादा वायलेंट हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो अरेस्ट हुए अप्रैल 1930 में। और उनके साथ साथ जो है गांधी जी को भी फिर अरेस्ट किया गया। 1 मंथ के बाद क्या हुआ, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। सो इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, लॉ कोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन सबके ऊपर अटैक किया गया। पीसफुल सत्याग्रही इन सबको जो है 1 लाख जो लोग थे, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी जो है उन्होंने अब देखा कि मूवमेंट काफी वॉयलेंट हो गया, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया और गांधी इरविन पैक्ट उस टाइम के ऊपर साइन हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट हमारा कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ये भी आपके पास 3 मार्क्स में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी इरविन पैक्ट बताएं।
छोटा सा आंसर है, आप इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आपको डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च सबके बारे में बताना पड़ेगा। सो गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है एंटर हुए थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 12 1930 को हुई थी। 13 जनवरी 1931 तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला था। चेयरमैन उस टाइम पे रामसे मैकडोनल्ड थे। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक थी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932 में थी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास जो है गांधी अर्बन पैक्ट 5 मार्च 1931 को इम्प्लीमेंट हो गया था। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कर देगी फ्री। गांधी जी जो है वो इनके साथ लंदन में नेगोशिएशंस के लिए गए, बट गांधी जी ने देखा कि उनकी जो नेगोशिएशंस हैं बातचीत अब सारी फेल हो रही हैं। क्योंकि जब वो वापस आए तो क्या हुआ, खान अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे अभी भी जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने जो है मीटिंग्स को बाइकआउट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है बंद कर दी थी। महात्मा गांधी ने इसलिए क्या किया, जब वो आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हुआ, सीडीएम को दोबारा से लॉन्च किया गया 1934 में। बट इस टाइम तक जो है सीडीएम अपना मोमेंटम पूरी तरह से हो चुकी थी। ठीक है, अपना मोमेंटम इनका बिल्कुल खत्म हो चुका था। गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट भी जो है लोगों का वो भी फिनिश हो चुका था। यहाँ पे आपके पास ना बुक में एक जगह के ऊपर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी 1928 उसके बारे में बताया गया। क्योंकि मैं एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रही हूँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीडर्स हमारे पास भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष थे। अप्रैल 1929 में ये बनी थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। इसके बाद उनको फांसी की सजा दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में यहाँ पे बन रहा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये भी 3 मार्क्स में आपके पास सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की ग्रोथ जो है वो विजुअली एसोसिएटेड विद द भारत माता। भारत माता जैसे नेशनलिज्म में यूरोप में एलोगेरी हमने पढ़ी थी, मैरियन जर्मैन, उसी तरह से भारत में भारत माता को एलोगोरी बनाया गया। भारत माता की इमेज सबसे पहले किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और उन्होंने इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। तो इस जो इनकी बुक थी आनंद मठ, उसी में जो है ये भारत माता की इमेज बनाई गई थी आनंद मठ में। ठीक है, और वंदे मातरम क्योंकि ये हमारे नेशनल स्ट्रगल के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा चला था। अब स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट अब 1906 में शुरू हुई थी, आपको पता है। तो 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पहली इमेज बनाई थी। तो यहाँ पे आपकी बुक में आपकी इमेजेस यहाँ है। तो इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। बाल गंगाधर तिलक है हमारे पास। ये भारत माता की भी इमेज है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 में। ठीक है, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने भी फोक टेल्स को कलेक्ट करना शुरू किया। नताशा शास्त्री उन्होंने भी तमिल फोक टेल्स को जो है पब्लिश किया। फोक लोर ऑफ साउदर्न इंडिया के नाम से इसको प्रिंट किया गया। मतलब इंडियंस को पुराने हेरिटेज से कंसर्न कराकर इंडियन बिलोंगिंगनेस जो है लाई गई, पैट्रियोटिज्म लाया गया। ट्राई कलर का फ्लैग, रेड ग्रीन येलो कलर का फ्लैग जो है वो डिजाइन किया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। इसमें 8 कलर्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को। इसमें एक क्रिसेंट मून था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। तो ये भी आपकी बुक में देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपके पास भारत माता है और यहाँ पे जो है इधर 8 लोटस दिखाए गए हैं जो प्रोविंसेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, सो 1922 में क्या हुआ, स्वराज फ्लैग डिजाइन हुआ। गांधी जी ने इसको डिजाइन किया था, ट्राई कलर का था। अब इसमें कलर कौन से थे उस टाइम के ऊपर, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। पहला जो स्वदेशी बना था उसमें रेड ग्रीन एंड येलो था। 1922 का जो फ्लैग था उसमें क्या था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट था। यही बाद में जाकर हमारा जो है रेड की जगह ऑरेंज यानी सैफरन कलर को बाद में ले लिया गया था। और गांधी जी का जो स्पिनिंग व्हील है वो इसमें ऐड किया गया था। ठीक है जी। अब हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट है, लास्ट टॉपिक। अब क्लिप्स मिशन 1942 में आया था, वो भी इंडिया। क्लिप्स मिशन था क्या, मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी स्टार्ट हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की हेल्प करे। अब इस मिशन में स्टैटफोर्ड जो क्रिप्स थे
ठीक है, वो मेन हेड थे। इंडिया को जो है कहा गया कि इंडिया को हम रिवॉर्ड देंगे, इंडिया को आज़ाद कर देंगे और इंडिया जो है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करे, बट कांग्रेस ने इस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी ने इस वजह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई। नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, स्ट्रगल हुआ, गांधी जी की लीडरशिप के अंदर डू और डाई के नारे लगाए गए और इसके साथ साथ जो है क्या हुआ, हमारे देश को अल्टीमेटली जो है ब्रिटिशर्स को आजाद करना पड़ा। इम्पैक्ट क्या पड़ा, मास मूवमेंट थी, थाउजेंड बहुत सारे लोग जो है इसमें आ गए, एक्टिव पार्टिसिपेशन थी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की, जेपी जी की, अरुणा आसिफ अली की, राम मनोहर लोहिया जी की, विमेन जो है ठीक है, माता रंगिनी हजीरा बंगाल की बड़ी फेमस है, ठीक है, कनक कलता बरुआ इन असम, रामा देवी उड़ीसा की, इनके नाम हमारे पास बुक में स्पेशली दिए गए हैं। हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग ने इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने भी इसमें अपने पार्टिसिपेशन नहीं दी। सी राजगोपालाचार्य वो भी इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। तो इस तरह से दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर नेशनलिज्म इन इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये लास्ट में टॉपिक दिया गया, ये अकेला भी क्वेश्चन आ जाता होता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज योर होल चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसके साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट जो है वो मैप है, वो भी मैं इसमें डिस्कशन कर लेती हूँ। मैप के लिए आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो। सो इसमें आप इसी को कर लीजिएगा, मेन मेन जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद द अदर वीडियो। थैंक यू।